गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए गेसिंग प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं और जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर आपका S1 के ऊपर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, बिहार डीएलएड यह आपका सेकेंड ईयर का ये गेसिंग क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर का है, 2024 से 26 का गेसिंग क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपका पेपर है S1 है, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के ऊपर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में आपका टोटल 70 नंबर का एग्जाम पूछा जाएगा। 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको टोटल 5 यूनिट का अध्ययन करना है। टोटल 5 यूनिट का अध्ययन करना है। मैं प्रत्येक यूनिट से आपको 3 से 4 सवाल बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर यूनिट 1 में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में आपको ये 4 महत्वपूर्ण सवाल आपको नजर आ रहा होगा। ये जो पहला सवाल यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे है कि विविधता, असमानता तथा वंचना की अवधारणा, कारकों एवं प्रभावों का उल्लेख करें, जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यानी कि यह सवाल आपसे पूछ रहा है कि विविधता क्या होता है, असमानता क्या होता है, वंचना क्या होता है, इन तीनों की कंसेप्ट क्या है, कारक क्या है, प्रकारों क्या है, इनका उल्लेख करना है। और ये सवाल आपसे पूछेगा। मैंने यहां पर तीनों लिखा है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होगा कि आपसे कभी कभी विविधता या पूछ लेगा कि विविधता का अवधारणा बताए, असमानता क्या होता है, इसका कारक क्या है, प्रभाव क्या है, या वंचना की अवधारणा बताइए, उसका प्रभाव क्या है। यानी कि इसमें आपका 3 सवाल है, लेकिन ये तीनों आपका पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वहीं पर दूसरा सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। यानी मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपको पढ़ाया है कि समता क्या होता है, समानता क्या होता है। समानता कहने का मतलब होता है कि सबके लिए समान स्थिति, लेकिन समता का मतलब होता है कि सबको जरूरत के अनुसार बराबर की स्थिति में लाना। अगर मान लीजिए कि मुझे 2 किलो आटा की आवश्यकता है तो हमें 2 किलो ही आटा चाहिए। अगर किसी को 4 किलो चाहिए तो उसको 4 किलो देंगे, तब ना बराबर की स्थिति होगा। लेकिन समानता में क्या होता है, सबको एक नजर से हम लोग देखते हैं, समान छड़ी से हाँकते हैं। तो ये आपका बताना है कि समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास शिक्षा होगी तभी जाकर हम लोग समता, समानता और सामाजिक न्याय को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो आप इस प्रश्न का आंसर जब लिखेंगे तो इसमें समता, समानता, सामाजिक न्याय को डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ शिक्षा की भूमिका को भी बताएंगे कि आखिरकार शिक्षा की भूमिका इसमें क्या है। क्लियर है? जी हाँ। अगला सवाल है, सामाजिक न्याय में शिक्षा की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। देखिए, ये सवाल वही था, लेकिन ये सवाल आपका 2025 में पूछा हुआ है, तो इस बार भी आपका उम्मीद है कि पूछ लेगा। लगभग आपका प्रश्न इसी से पूछा जाएगा। यहां पर सवाल आपका यह है कि सामाजिक न्याय में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं, जब लोग शिक्षित होंगे तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, तब जाकर वो अपने समाज में अपने न्याय के लिए, हक के लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग, जाति, संप्रदाय के लोग जिसको समान न्याय मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से क्यों ना बिलोंग करता हो। तो कहने का मतलब है, सामाजिक न्याय में शिक्षा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास अपने अधिकारों का जानकारी है, तो आप समाज में अपना न्याय को प्राप्त कर पाते हैं। वहीं पर देखते हैं, वंचित वर्ग के लोग जो होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होता है, शिक्षा नहीं होता है, तो उनको सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाता है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट लिख लीजिएगा। अगला सवाल यहां पर है, समाज में सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध की अवधारणा क्या है, प्रकार क्या है, कारकों का तथा प्रभावों की समझ का उल्लेख करें। यानी आपको बताना है कि हमारे समाज में ये जो सत्ता होता है यानी पावर होता है, वर्चस्व यानी दबदबा होता है, प्रतिरोध यानी कि विरोध करना, इसकी अवधारणा बताइए। साथ ही साथ इसके कई ऐसे प्रकार हैं और आपके कारकों के
प्रभावों की समझ का उल्लेख करना, यानी कहने का मतलब है समाज में सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध की अवधारणा बताइए, उसका प्रकार बताइए, उसका कारक बताइए। इसको डिफाइन करके आप इसका आंसर यहां पर लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका S1 पेपर का यूनिट 1 का महत्वपूर्ण 4 सवाल जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 90% सवाल आपको यहां से लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, इसको बनाने में काफी मेहनत लगा है। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रश्न मैं यहां पर आकर आपको बता रहा हूं, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग फर्स्ट ईयर में देखे होंगे 90% सवाल लड़ने का उम्मीद है और पूरा पूरा लड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब हम इसके यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। यूनिट 2 में आपका जो पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय शैक्षिक व्यवस्था पर आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह सवाल आपको यह पूछा है कि भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था पर, यानी कि हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब से हमारे देश में आधुनिकीकरण आया है, जब से हमारे देश में वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा है, सामाजिक परिवर्तन हुआ है, तो उसके बाद जो है हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर काफी जो है बदलाव देखने को मिला है। हमारा जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफी नवाचार आया है, काफी जो है मतलब एक एक आधुनिकीकरण का नए नए स्कोप आए हैं, जिनमें नई नई तकनीकों का प्रयोग करके हम पहले की अपेक्षा अपने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर पाए हैं और अधिक से अधिक जो है मतलब चीजों का प्रयोग करके हम शिक्षा को बेहतर और सुचारू बना पाए हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था पर आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव जो है निम्नलिखित पड़ा है, जिसके माध्यम से हमारे समाज, हमारे देश और हमारे शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव आया है। आज हम दूर दराज बैठे हुए चीजों को भी आसानी तरीके से जान पा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, कठिन से कठिन चीजों को भी वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के उपकरणों के माध्यम से हम बेहतर कर पा रहे हैं। शिक्षा में भी बहुत सारे आधुनिकीकरण आए हैं, नई तकनीकी, नई खोज, नई विधि, नई गतिविधियों के माध्यम से आज पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चे आसानी पूर्वक, रुचि पूर्वक, आनंद पूर्वक तरीके से सीख पाए। तो इन सारी चीजों को आपको इसके अंतर्गत लिखना है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? अगला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट करें। देखिए, एजुकेशन क्या है हम सभी लोगों को पता है। शिक्षा क्या है? संस्कृत का 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, शिक्ष धातु और आ प्रत्यय, जिसका मतलब होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहने का मतलब होता है ऐसा शिक्षा हम बच्चों को दे जो कि गुणवत्तापूर्ण हो, यानी कि गुणों का विकास करे। हम केवल उन्हें ज्ञान के लिए नहीं, रटंत प्रणाली के लिए नहीं, बल्कि उनके गुण और उनके व्यवहार में दिखे ताकि वो बच्चे शिक्षित है। जब वो बच्चा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा तो वह अपने आप आत्मविश्वास बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, अपने समाज, अपने देश के लिए अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संकल्पना यह है कि हम बच्चों का बेहतर विकास करें, साथ ही साथ समाज और अपने देश का भी बेहतर निर्माण करें। जब हमारा शिक्षा ही बेहतर हो जाएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान आसानी पूर्वक से बेहतर तरीके से हो जाएगा। अगला सवाल, सार्वजनिक शिक्षा एवं निजी शिक्षा के लाभ व दुरुपयोग का उल्लेख करें। अब देखिए, सार्वजनिक शिक्षा कहने का मतलब क्या होता है, निजी शिक्षा कहने का मतलब क्या होता है। सार्वजनिक शिक्षा यानी कि सभी के लिए शिक्षा, और निजी शिक्षा यानी कि प्राइवेट शिक्षा, यानी जो केवल स्पेसिफिक बच्चों को दी जाती है। तो इसका लाभ और हानि दोनों है। सार्वजनिक शिक्षा में किसी भी बिना प्रकार के भेदभाव किए सभी बच्चों को दिया जाता है। वहीं पर निजी शिक्षा जो होता है केवल अपने फायदों के लिए, अपने लोगों के लिए दिया जाता है, जिसके बारे में आप लिख दीजिएगा। अगला यहां पर दिखेगा, समान विद्यालय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? समान विद्यालय प्रणाली आयोग 2007 के प्रमुख सुझावों का उल्लेख करें। देखिए, सामान्य विद्यालय प्रणाली का उद्देश्य यह था कि हम समाज में रहने वाले प्रत्येक लोगों के बच्चों को समान तरीके से शिक्षा दे। साथ ही साथ इसका जो 2007 का प्रणाली आयोग जो बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम शिक्षा में नवाचार लाए, शिक्षा में सुधार लाए, जो बच्चे वंचित रह गए हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें, समाज में जो भी लोग शिक्षा से दूर रह गए हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। यानी एक कह सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने में, शिक्षा के कमियों को दूर करने में और समाज में रहने वाले प्रत्येक लोगों को जोड़ने में इन्होंने काफी मदद किया। कौन? तो आपका जो है सामान्य विद्यालय प्रणाली आयोग 2007। इसका मुख्य यही उद्देश्य था कि हम सभी बच्चों के लिए शिक्षा रखें, सामान्य शिक्षा व्यवस्था रखें, सामान्य विद्यालय पद्धति रखें, जहां पर सारे बच्चों को बिना किसी भेदभाव को समान तरीके से शिक्षा दिया जाए और जो भी उनकी कमियां हैं, दूरियां हैं, उसको दूर किया जाए।
आगे देखिएगा, अगला यहां पर आपका सवाल है, वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? तो वंचित वर्ग कहने का मतलब होता है समाज के मूलभूत इकाइयों से लोगों को दूर रखना, वैसे बच्चे, वैसे लोग, वैसे वर्ग, वैसे जाति धर्म के लोग जो समाज के मुख्य धारा से अलग हो, वही हमारा वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, जिसमें आपका गरीब लोग, मतलब कि कास्टमिज्म की बात कर लेंगे, गरीब लोग, छोटे जात के लोग, साथ ही साथ जो होते हैं आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, भिखारी, श्रम मजदूरी करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। क्लियर है? ये आपका यूनिट 2 का महत्वपूर्ण आपके 5 सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं यूनिट 3 के ऊपर। अब हम लोग यहां पर जो है यूनिट 3 के ऊपर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट 3 में आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यूनिट 3 में भी हमने यहां पर आपको जो है 4 सवाल लिए हैं। अब इन 4 सवालों को आप बेहतर तरीके से बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहां पर आपका पहला सवाल यह है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा, आवश्यकता और अवरोध का वर्णन करें। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में राज्य की भूमिका क्या है? देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहने का मतलब होता है कि शिक्षा सर्वज्ञ जगह, यानी सभी जगह, यानी शिक्षा को सम्मान प्रणाली के माध्यम से समाज में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, सार्वभौमिक तरीके से सभी जगह एकत्र करने का एक स्रोत माना गया है। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा यह है कि सभी जगह शिक्षा जो है उपलब्ध हो, चाहे वो अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, समाज का निचला तबका हो या उचला तबका हो, सभी जगह जो है सार्वभौमिकरण स्तर पर शिक्षा स्तर आगे हो। तो इसमें जो आपका राज्य की भूमिका है या जो राज्य के लोकतांत्रिक भूमिका है वह यह है कि सार्वभौमिकरण को लागू करने में राज्य के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न गतिविधि, विभिन्न आयोजनाओं को माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ताकि समाज में रह रहे प्रत्येक बच्चों को जो है सार्वभौमिक स्तर पर शिक्षा मिल पाए, ताकि बच्चों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अगला है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में व्याप्त अवरोध पर प्रकाश डालते हुए उनका संक्षिप्त मतलब उल्लेख करें। अब यहां पर शिक्षा में सार्वभौमिकरण के व्याप्त जो है अवरोध, अवरोध कहने का मतलब है कठिनाइयां। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षा के सार्वभौमिकरण करना है, शिक्षा को सभी जगह मतलब फैलाना है, तो उस शिक्षा को फैलाने के अंतर्गत या फैलाने के दौरान काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। चाहे जमीन न मिले, अच्छा विद्यालय ना हो, अच्छा विद्यालय भवन ना हो, ऐसे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उन सारे अवरोधों को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, और उसके बारे में आपको यहां पर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, तो लिखना है। ये क्लियर है यहां तक? मुझे आप बताइए। जी हां, देखिए प्रमुख अवरोध की बात करेंगे तो उसमें आपका गरीबी, कमजोरी आ जाएगा, बाल विवाह आ जाएगा, दूर स्तर विद्यालय हो जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, ये सब इसका अवरोध है। इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरटीई एक्ट 2009। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे, जो कि 0 से लेकर 6 मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष से बच्चों को, समझ गए। इसके प्रमुख जो है प्रावधान एवं उद्देश्यों का उल्लेख करें। यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण में किस प्रकार सहायक है अथवा इसका भूमिका क्या है, इसको निर्धारित करें। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत संविधान ने लागू किया कि इस एक्ट को, और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे समाज या हमारे राज्य में रहने वाले प्रत्येक लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से क्यों ना बिलोंग करते हो, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सार्वभौमिकरण में भी जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब आप इस अधिनियम के तहत जाते हैं तो सामाजिक आर्थिक संरचनाओं में उत्पन्न बाधाएं को दूर करती है। साथ ही साथ जो है एक शिक्षक के रूप में भी हम इस नियम को लागू करते हैं, ताकि हमारे समाज में रहने वाले सारे बच्चे जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर पाए। साथ ही साथ अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास और शिक्षा में क्या संबंध है, उल्लेख करें, अथवा राष्ट्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखिए, राष्ट्रीय विकास और शिक्षा में क्या संबंध है। राष्ट्रीय विकास यानी कि राष्ट्र का विकास तभी होता है जब हमारे राष्ट्र का शिक्षा का सुधार होता है। जब हम बेहतर तरीके से शिक्षा देंगे, तो जब हम लोग शिक्षित होंगे तो हमारे
लोग विकसित होंगे, और जब लोग विकसित होंगे तो समाज विकसित होगा, जब समाज विकसित होगा तो हमारा जो है राज्य भी विकसित होगा। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जब एक राष्ट्र की नींव रखता है या जब एक राष्ट्र का निर्माण होता है, उसमें शिक्षा काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा का होना अति आवश्यक है। बिना शिक्षा के माध्यम से हम अपने राष्ट्र का निर्माण बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की नहीं है, कब क्या जरूरत है, कब क्या नहीं है। समझ गए? तो इसके माध्यम से ये आपका 4 सवाल जो हमने आपको बताया है, आप इसको कर लीजिएगा। हमने आपको सारे सवालों को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि मेरे प्यारे बच्चे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है यहां पर बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के ऊपर, जहां पर देखिएगा इसमें भी आपका 4 सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे। पहला सवाल है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अपने सुझावों को विस्तार करें। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो हम जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण एक अंग है। बिना शिक्षा का हमारा जीवन जो है असंभव है। बिना शिक्षा का जीवन जो है एक समझिए कि मरणशील है, क्योंकि बिना शिक्षा का हम अपने जीवन को यार्जन नहीं कर सकते हैं, यानी जीविकोपार्जन नहीं कर सकते। साथ ही साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अपने सुझावों को प्रस्तुत करें। अब मान लीजिए कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आप क्या सुझाव चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी राय होगा। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि हमारे भारतीय जो शिक्षा है उसमें जो हमारा पाठ्यक्रम है, यानी जो उसका सिलेबस है, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं पर ज्यादा जोर दिया जाए, और जो भी हमारा इतिहास से जुड़े जानकारियां है बच्चों को बताया जाए, साइंटिफिक चीजों को बताया जाए, ताकि बच्चे जो है उन चीजों को पढ़कर अपने पूर्वजों के बारे में, साइंस के बारे में बेहतर तरीके से और क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जान ले। तो उसी प्रकार आपका अपना एक राय होगा कि बुक में चित्र डालिए, बुक में डायग्राम लाइए, बुक में ग्राफ डालिए, बुक में एक्टिविटी करवाइए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालिए। तो ऐसा आप डाल सकते हैं। क्लियर है? लिख सकते हैं। अगला सवाल, क्या समुदाय से कटकर किसी विद्यालय का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है? इस संदर्भ में तर्कपूर्ण अभिमत प्रस्तुत करें। यहां सवाल आपसे बोल रहा है कि क्या जो है समुदाय से विद्यालय कटकर मतलब अस्तित्व में रह सकता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं कि एक समुदाय के अंतर्गत विद्यालय, शिक्षा, समुदाय और विद्यालय, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर तीनों में से किसी को भी अलग करेंगे तो ये तीनों जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि समुदाय से कटकर किसी विद्यालय का अस्तित्व जो है सुरक्षित नहीं रह सकता है, क्योंकि एक विद्यालय चाहता है कि हमारा समुदाय जो है अच्छे बच्चे जे, और एक समुदाय चाहता है कि हमारे बच्चे जब विद्यालय जा रहे हैं तो विद्यालय में शिक्षा बेहतर मिले, और शिक्षा भी चाहता है कि हमें अच्छा विद्यालय, अच्छा समुदाय मिले, ताकि हम बच्चों को बेहतर तरीके से दे पाए। तो यह कह सकते हैं कि समुदाय से कटकर किसी विद्यालय का अस्तित्व जो है सुरक्षित नहीं रह सकता है। कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ उन्हें जो है कई प्रकार की दिक्कत आएगी, जिससे उन्हें टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। अगला सवाल, समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने में विद्यालय की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं कि समाज का जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव है, इसको लाने में महत्वपूर्ण योगदान जो दिया है वो आपका दूगो दिया है। पहला आपका विद्यालय, दूसरा आपका शिक्षा। मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं जब बच्चे शिक्षित हो जाते हैं तो शिक्षित होने के बाद हमारे समाज का आर्थिक, सांस्कृतिक और जो भी राजनीतिक बदलाव है वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में उनको सही तरीके से एजुकेशन दी जाती है, और जब बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं, जब वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं, तो वो अपने आर्थिक स्थिति, वो अपने सामाजिक स्थिति और वो अपने सांस्कृतिक स्थिति को बदलाव ला सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव लाने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखिएगा, शिक्षा के माध्यम से समाज में नवाचार आता है, इस कथन को व्याख्या कीजिए। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि शिक्षा के माध्यम से समाज में नवाचार आता है। यह समाज में नवाचार कहने का मतलब होता है समाज में परिवर्तन, और हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि समाज में अगर हमको परिवर्तन चाहिए तो इसके लिए शिक्षा का विकास होना बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षा बेहतर तरीके से विकसित नहीं होगा तब तक हमारे समाज में क्या होगा? परिवर्तन नहीं आएगा। हम सभी लोग जानते हैं जब कोई बालक या जब कोई व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है, समाज में पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है, उसका आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सुधार हो जाता है, तो वो अपने समाज में कुछ नया परिवर्तन लाना चाहता है। तरह तरह के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से वो अपने समाज की स्थिति को बदलना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से समाज में नवाचार आता है। इस कथन की व्याख्या निम्न है। क्लियर है? अब हम इसके जो है पेपर S1 के यूनिट 5 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। यूनिट 5 में भी आपका जो है
4 सवाल है, इन सवालों को देख लीजिए, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी सवाल मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूं, ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। जितना हो सके बिहार के प्रत्येक कॉलेज में ये वीडियो जानी चाहिए ताकि बच्चे बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए और ये आपका दायित्व है। आपसे बस अनुरोध है कि एक लाइक बटन कीजिए और एक अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे देखिए, यहां पर आपका अगला सवाल है, आज के संदर्भ में शिक्षक के संबंधित कौन कौन से मुद्दे प्रमुख हैं, उसकी चर्चा करें, इसके क्या समाधान है। यानी कि आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे कि आज के संदर्भ में शिक्षक से संबंधित कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, उसकी चर्चा करें। तो अब देखिए, शिक्षा से संबंधित बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। अब बिंदु की बात कर लेंगे तो उनका पाठ्य पुस्तक का ज्ञान या उनको कठिनाइयां, उनको क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान चुनौतियां, ऐसे कई प्रकार के जो है टाइम मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे चुनौती हो सकता है जिसके बारे में आप लिख लीजिएगा। अगला सवाल, विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम का होना क्यों आवश्यक है, चर्चा करें। मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी ही होते हैं और उन दोनों के लिए एक पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम हमें जो है वह रास्ता दिखाता है कि हमें कैसे चलना है, किस रास्ते पर चलना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा को बेहतर बनाने, सुचारू रूप से चलाने के लिए, शिक्षक को मार्गदर्शन देने और बच्चों को बेहतर ज्ञान देने में हमारा जो पाठ्यक्रम है वह बेहतर तरीके से भूमिका निभाता है। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने में सामाजिक आर्थिक संरचना किस प्रकार से बाध्य है, एक शिक्षक के रूप में आप उसका समाधान कैसे करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत हमारे समाज में रहने वाले प्रत्येक लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बोला गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने में सामाजिक आर्थिक संरचना किस प्रकार बाध्य है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि समाज में ऐसे बहुत सारे आर्थिक संरचनाएं हैं जहां पर बच्चे उसके कारण पढ़ नहीं पाते हैं, छोटी उम्र में काम करने लगते हैं, जिनके माता पिता नहीं है, बाल श्रम करने लगते हैं। तो इस केस में हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चुनौतियों को दूर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे आप क्या कर सकते हैं कि गरीबी को, अशिक्षा को, जातिवाद को या लैंगिक असमानताओं को दूर करेंगे और बच्चों को प्रेरित करेंगे शिक्षा के लिए। अगला है, शिक्षा नीति 1986 को किस नाम से जाना जाता है। शिक्षा नीति 1986 द्वारा शिक्षा के लिए प्रस्तुत मॉडल को संक्षिप्त में वर्णन करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका 1986 का जो शिक्षा नीति है उसको शिक्षा नीति 1986 के नाम से नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति माना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सर्व शिक्षा मॉडल को प्रस्तुत करे, समान अवसर दे बच्चों को, नवोदय विद्यालय की योजना थी और आपको जो है बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाया दिया गया और संपूर्ण बच्चों के विकास के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण कराना भी था। तो इन सारी चीजों के बारे में आप यहां पर लिख सकते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपका पेपर है S1 समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, इसका यूनिट 1 से लेकर 5 तक हमने गेसिंग क्वेश्चन करा दिया यूनिट वाइज। आप अगर प्रत्येक दिन अगर 5-5 क्वेश्चन भी करते हैं, एक दिन में एक पेपर कर लीजिए, 9 दिन में आपका 9 पेपर हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप इसका आंसर तैयार कीजिए। बहुत जल्द इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आप लोग अपना तैयार करते रहिए, बुक से गूगल की सहायता लीजिए और आराम से आप लोग उसके बारे में लिखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक लास्ट आपसे विश है कि आप लोग इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। बिहार के प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक ग्रुप में ये वीडियो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि कल इस वीडियो के ऊपर जो है कम से कम 30,000 व्यूज आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।